इतिहास में कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जो किसी देश की पूरी किस्मत बदल कर रख देती हैं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के संवैधानिक इतिहास के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसने सत्ता, कूटनीति और दशकों के संघर्ष की इबारत लिखी। एक ऐसी बिसात जहां मोहरे तो सियासी थे लेकिन दांव पर लगा था कश्मीर। सोचिए, क्या कोई ऐसा अस्थायी पुल हो सकता है जो समय के साथ एक ऐसा अभेद्य भू राजनीतिक किला बन जाए जिसे भेदना नामुमकिन लगने लगे। जिस कानूनी प्रावधान को महज एक सीमित समय के लिए एक कामचलाऊ समाधान के रूप में तैयार किया गया था, उसी ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक एक पूरे क्षेत्र का भाग्य कैसे तय कर दिया। यही तो वो रहस्य है जिसकी तह तक आज हम जाने वाले हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 की उस सर्द और तनावपूर्ण हवा को महसूस करना होगा। अगस्त का महीना था, ब्रिटिश भारत का अभी विभाजन हुआ था और फिर अक्टूबर आते आते जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर कबायली हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो रहे थे कि महाराजा हरि सिंह के सामने मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक बेहद हताश और गंभीर स्थिति में उन्होंने नई दिल्ली की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और इसी पुकार के बीच 26 अक्टूबर 1947 को जन्म हुआ उस ऐतिहासिक दस्तावेज का जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र था, ये कोई मामूली सरकारी कागज नहीं था। ये एक अभूतपूर्व संकट के बीच किया गया एक बेहद रणनीतिक समझौता था। जरा कल्पना कीजिए, महाराजा ने भारतीय संघ को सिर्फ 3 अधिकार सौंपे: रक्षा, विदेशी मामले और संचार। बस बाकी हर एक आंतरिक मामले में राज्य की संप्रभुता बिल्कुल बरकरार रखी गई। ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाले कल की सभी जटिलताओं का बीज बो दिया था। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जन्म होता है अनुच्छेद 370 का। ये कोई आम कानून नहीं था, बल्कि एक विशेष संवैधानिक वास्तुकला थी। इसे तब गढ़ा गया जब विभाजन की धूल अभी आसमान में उड़ ही रही थी। इस प्रावधान ने जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान, अपना एक अलग राज्य ध्वज और एक बहुत ही व्यापक आंतरिक स्वायत्तता दे दी। असल में ये उस वक्त क्षेत्रीय पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक अनूठा लेकिन अस्थायी उपाय था। लेकिन जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, यही कानूनी ढांचा देश की सबसे तीखी वैचारिक जंग का अखाड़ा बन गया। एक तरफ वो लोग मजबूती से खड़े थे जिनका साफ मानना था कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधान ही होना चाहिए। उनके लिए ये अनुच्छेद अलगाववाद को हवा दे रहा था। वहीं दूसरे तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक विश्वास को जिंदा रखने के लिए ये स्वायत्तता बिल्कुल जीवन रेखा जैसी है। दोनों ही पक्षों के अपने गहरे और अटल तर्क थे जो कभी एक दूसरे से मेल नहीं खा पाए। और इसी टकराव के बीच एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह बन गया जिसे भेदना असंभव सा लगने लगा। सोचिए, एक ऐसे कानून को आप कैसे खत्म कर सकते हैं जिसे हटाने की मंजूरी देने वाली एकमात्र संस्था यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही हमेशा के लिए भंग हो चुकी हो। ऐसा लगने लगा था मानो ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में हमेशा के लिए लॉक हो गया है और इसकी चाबी को इतिहास के किसी गहरे कुएं में फेंक दिया गया है। ये एक ऐसा गतिरोध था जो दशकों तक यूं ही बना रहा। फिर आता है अगस्त 2019, इतिहास के वो चंद दिन जब हवाओं का रुख अचानक बदल गया। इन 2 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ वो संवैधानिक रणनीति का एक मास्टर क्लास था। 5 अगस्त एक अध्यक्षीय आदेश जारी होता है। उसी दिन और अगले ही दिन संसद के दोनों सदनों में अभूतपूर्व गति से प्रस्ताव पारित होते हैं और 6 अगस्त तक एक नए आदेश के साथ अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समेट दिया जाता है। ये सब कुछ इतनी हैरत अंगेज रफ्तार से हुआ कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। अब सवाल ये है कि इस नामुमकिन सी लगने वाली कानूनी बाधा को आखिर पार कैसे किया गया। चलिए इस मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन करके कुछ अहम शब्दों की परिभाषा ही बदल दी गई। जो संविधान सभा शब्द था उसे राज्य की विधानसभा के बराबर कर दिया गया और क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था तो विधानसभा की वो सारी ताकत सीधे दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय संसद के हाथों में आ गई। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने बेहद खामोशी और चतुराई से दशकों पुराने उस बंद ताले की नई चाबी ढाल ली हो। और इस कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद एक और ऐसा कदम उठाया गया जिसने रातों रात नक्शा ही बदल दिया।
पूरे ऐतिहासिक राज्य का पूरी तरह से पुनर्गठन कर दिया गया। देखते ही देखते ये ऐतिहासिक राज्य 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 7 दशकों से जो स्वायत्तता उस क्षेत्र की पहचान थी, वो एक ही झटके में समाप्त हो गई और पूरा क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों के समान संवैधानिक ढांचे में ढल गया। लेकिन फाइलों और संसद से बाहर जमीन पर इस फैसले की गूंज बहुत अलग और गंभीर थी। किसी भी संभावित उथल-पुथल को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को एक अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। संचार और इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, एक ऐसा ब्लैकआउट जिसने घाटी को बाकी दुनिया से काट दिया। एहतियात के तौर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े राजनीतिक चेहरों को हिरासत में ले लिया गया। घाटी में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसर गया था, जो किसी भी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। इस एक फैसले ने पूरी दुनिया में एक महाबहस छेड़ दी। जो लोग इस कदम के पक्ष में हैं, वो इसे एक ऐतिहासिक सुधार मानते हैं। उनका स्पष्ट तर्क है कि इससे आखिरकार पूरे देश में एक कानून लागू हुआ, सभी को समान अधिकार मिले और कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों की आवाज भी उतनी ही बुलंद है। वो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने वाला एक तरफा कदम मानते हैं। उनकी नज़रों में ये राज्य के दर्जे का मनमाना अंत था और भारत के संघीय ढांचे पर एक बहुत गहरी चोट। खैर, इन ज्वलंत राजनीतिक बहसों से इतर इस फैसले की नींव में एक बहुत बड़ा आर्थिक सपना भी बुना गया था। इसका असल लक्ष्य उन कानूनी दीवारों को गिराना था जो दशकों से बाहरी निवेश का रास्ता रोके खड़ी थी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार शिक्षा का अधिकार और जीएसटी जैसे केंद्रीय कानून वहां सीधे लागू हो पाए। मकसद साफ था, पूरे देश से बड़े पैमाने पर निवेश लाना और राज्य के भीतर रुकी हुई राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देना। और अगर हम इस आर्थिक सपने के जमीनी परिणामों की बात करें, तो एक आंकड़ा आपको हैरान कर सकता है, 23.59 मिलियन। जी हाँ, ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये उन पर्यटकों की कुल संख्या है जिन्होंने 2024 में जम्मू कश्मीर की वादियों का रुख किया। ये अकेला आंकड़ा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संकेत है, जो बताता है कि क्षेत्र में आर्थिक पहिया किस कदर तेजी से घूमने लगा है। पर्यटन में आए इस जबरदस्त उछाल को साफ देखा जा सकता है। जहां 2021 में करीब 11.31 मिलियन पर्यटक वहां पहुंचे थे, वहीं 2024 आते आते ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। इसके साथ ही कई रिपोर्ट बताती हैं कि इसी दौर में आतंक से जुड़ी घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। नए बुनियादी ढांचे और नई नीतियों के दम पर आज पर्यटन 2019 के बाद की इस रिकवरी का सबसे बड़ा इंजन बन गया है, जो वहां के हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका का सहारा है। लेकिन जब हम इन चमकदार आर्थिक आंकड़ों से नजर हटाकर थोड़ा और गहराई में देखते हैं, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। स्थानीय लोगों के दिलों में आज भी कई गहरी चिंताएं घर किए हुए हैं। बाहरी निवेश के साथ साथ वहां के लोगों में अपनी जमीन छीनने और जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफी बदलने का एक गहरा डर बना हुआ है। सत्ता का नियंत्रण राज्य से पूरी तरह हटकर केंद्र के पास चले जाने को लेकर भी एक अजीब सी बेचैनी है। और इन सबसे ऊपर अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर एक लंबा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, जिससे वहां का समाज आज भी जूझ रहा है। और यही सब हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वास्तव में विकास, शांति और आर्थिक समृद्धि के इस नए वादे ने उस ऐतिहासिक स्वायत्तता के छीनने की पूरी भरपाई कर दी है? सच तो यह है कि इसका कोई भी सीधा या आसान जवाब नहीं हो सकता। नए भारत के विकास के इन दावों और एक जटिल सामाजिक राजनीतिक हकीकत के बीच का ये जो संतुलन है, इसे आखिरकार इतिहास की कसौटी पर ही परखा जाएगा। ये वो दास्तान है जिसके पन्ने आज भी लिखे जा रहे हैं। इतिहास और कूटनीति की इन उलझी हुई परतों को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो और भविष्य में ऐसे ही इतिहास, भू राजनीति और भारत के निर्णायक मोड़ों से जुड़े और भी गहरे विषयों को समझने की जिज्ञासा हो, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक और अनसुलझी पहेली के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें।